welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 6 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the fabric sourcing. Hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 6 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the fabric sourcing. हमने अपनी क्लास नंबर 5 में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देखा कि कलर व्हील होता क्या है, कलर व्हील को बनाते किस तरह है और डिजाइनर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसको यूज करना. नाउ वी फर्दर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैब्रिक सोर्सिंग के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो ये फैब्रिक सोर्सिंग की जहाँ तक बात है, ये सिर्फ आपको फैब्रिक को चूज करना या फैब्रिक को इस्तेमाल करना ही नहीं होता है कि फैब्रिक आपने सिर्फ परचेज कर लिया और उसे यूज कर लिया. फैब्रिक सोर्सिंग के अंदर डिफरेंट टास्क जो है वो इंक्लूडेड होते हैं. डिफरेंट कहने के टास्क हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है. स्टेप नंबर 1 जो आ जाता है वो आपका होता है टू चूज द कैटेगरी. स्टेप नंबर 1 इन फैब्रिक सोर्सिंग इज टू चूज द कैटेगरी ऑफ योर कलेक्शन. स्टेप नंबर 1 ये है कि जी आपने अपनी कलेक्शन का ये जो भी आप डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं उसकी आप कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं. कैटेगरी सेलेक्ट करना मतलब ये है कि जैसे आप कोई फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च करना चाहते हैं, कोई फेस्टिव डिजाइंस फेस्टिव वेयर डिजाइंस को लॉन्च करना चाहते हैं, कोई कैजुअल वेयर, कोई स्ट्रीट वेयर या हॉट कल्चर, तो आपको सबसे पहले जो है अपनी कैटेगरी को डिसाइड करना होता है, चूज करना होता है कि आपने कैटेगरी किस कैटेगरी पे वर्किंग करनी है. स्टेप नंबर 2 इज टू चूज द कलर, to choose the color palette for your collection or for your designs. Step number 2 होता है कि आपको कलर पैलेट बनानी होती है, आपको अपने कलर्स को चूज करना होता है कि आप अपनी कलेक्शन या अपने डिजाइन्स में कौन से कलर चूज करने वाले हैं या डिसाइड करेंगे. स्टेप नंबर 3 इज टू चूज द फैब्रिक टाइप. स्टेप नंबर 3 इज टू चूज द फैब्रिक टाइप. स्टेप नंबर 3 होता है कि आपको अपनी फैब्रिक की टाइप चूज करनी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप समर सीजन के लिए कोई डिजाइन्स या फिर कोई कलेक्शन लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर आप लॉन फैब्रिक यूज कर सकते हैं, लिनन या कॉटन जो है, और इसी तरह के बाकी डिफरेंट फैब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं. और अगर आप विंटर सीजन की कोई कलेक्शन लॉन्च या कोई डिजाइन लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर आप मोस्ट कॉमनली यूज जो फैब्रिक होता है वो होता है वेलवेट, तो आप उसे यूज कर सकते हैं. तो ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है अपनी फैब्रिक सोर्सिंग के अंदर. पहले 2 स्टेप्स जो होते हैं कि आपने अपनी कैटेगरी को चूज करना है, आपने अपने कलर्स को चूज करना है, कलर पैलेट को डिसाइड करना है, तो वो दोनों स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो आप इजीली उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं. स्टेप नंबर 3 जो है वो आपका होता है कि फैब्रिक की टाइप को चूज करना. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है फैब्रिक सोर्सिंग के अंदर. जब आप अपने फैब्रिक की टाइप को डिसाइड कर लेते हैं कि जी मैंने ये फैब्रिक्स यूज करने हैं, अब आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि जी मैंने कौन सा फैब्रिक्स यूज करने हैं, किस तरह से आप फैब्रिक की टाइप को चूज करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उस बारे में अब हम बात करते हैं. तो जी आप क्या करते हैं कि जो भी आपके फैब्रिक सप्लायर हैं, जो भी आपको फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, आप उनसे डिफरेंट सैंपल्स इकट्ठे करते हैं. सबसे पहले आप मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कौन सा फैब्रिक जो है वो ज्यादा ट्रेंड में है. उसके बाद आप अपने फैब्रिक सप्लायर को या फैब्रिक प्रोवाइडर को जो है वो उससे सैंपल उठाते हैं डिफरेंट फैब्रिक्स के. फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे फैब्रिक्स के सैंपल्स उठा सकते हैं, जैसे कि आपने उठा लिया लॉन, लिनन, खद्दर, इसी तरीके से कॉटन, वेलवेट, नेट, ऑर्गेन्जा, इसी तरीके से डिफरेंट फैब्रिक्स और भी बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं. आप उन तमाम फैब्रिक्स के सैंपल्स उठा सकते हैं. ठीक है, उन सैंपल्स को उठा के आप उसमें से डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा फैब्रिक चूज करना है, कौन सा फैब्रिक अपनी कलेक्शन में जो है वो आपने लॉन्च करना है. जब आप अपने फैब्रिक की टाइप को डिसाइड कर लेते हैं फिर आप एक सैंपल पेपर रेडी करते हैं. जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर रेडी किया था. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. तो आप क्या करते हैं कि जो आपने फैब्रिक्स चूज किए होते हैं आप उन फैब्रिक्स को अपने एक सैंपल पेपर बना लें. सैंपल पेपर में आप उन फैब्रिक्स को या तो ग्लू कर लें या आप उन्हें पिनअप कर लें. जैसे कि हमने एक एग्जांपल देने के लिए इसको पिनअप कर लिया.
तो आप इन फैब्रिक्स को पिनअप कर लें, ग्लू कर लें कि आप कौन कौन से फैब्रिक यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक कलेक्शन लॉन्च की थी, तो उसके अंदर हमने क्या करा कि हम अपनी कलेक्शन में कौन कौन से अपने डिजाइन में फैब्रिक यूज कर रहे हैं। तो ये जी कतान सिल्क आ गया, ये ऑर्गेन्जा आ गया, ये हमने नेट आ गया, ये भी हमने कतान सिल्क। ठीक है, तो आपने ऊपर फैब्रिक्स मेंशन कर दिए, फैब्रिक के सैंपल्स आपने अटैच किए और उनके नेम मेंशन कर दिए। फिर आपने क्या करा कि आपने नीचे फैब्रिक की डिटेल दे दी कि आप इन फैब्रिक्स को जो है वो किस कैटेगरी में यूज कर रहे हैं, आप अपनी कौन सी कलेक्शन किस कैटेगरी में लॉन्च करने वाले हैं, किन किन कलर्स को यूज करने वाले हैं, और फिर आपने जो अपना टॉप बॉटम और अगर आप 3 पीस बना रहे हैं, दुपट्टा दे रहे हैं, तो फिर आप वो किस फैब्रिक में दे रहे हैं, प्रिंटेड है, प्लेन है, एम्ब्रॉयडर्ड है या फिर सिंपल है, प्लेन है। तो आप सारी की सारी डिटेल फैब्रिक की जो है वो एक सैंपल पेपर में बना के और अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या अपने जो आपके फैब्रिक सप्लायर है, फैब्रिक प्रोवाइडर हैं, आप उनको ये सैंपल पेपर भिजवा देते हैं। ये सैंपल पेपर बनाने का जो फायदा है वो ये है कि आपको बार बार अपने जिस टेक्सटाइल से भी या जिस फैक्ट्री से भी या जिस सप्लायर से भी आप फैब्रिक परचेज कर रहे हैं, आपको उन्हें बार बार बताना नहीं पड़ता है कि जी मुझे ये फैब्रिक चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इतनी इस क्वांटिटी में चाहिए, इसकी ये क्वालिटी हो और ये इस रेंज में होना चाहिए। ईच एंड एवरी डिटेल इज मेंशन्ड इन द सैंपल पेपर ऑफ योर फैब्रिक। तो आपने जो ये फैब्रिक का अपना सैंपल पेपर बनाया होता है, जब आप ये अपने सप्लायर को दे देते हैं या फैक्ट्री में दे देते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दे देते हैं या मिल को दे देते हैं, जो भी आपका सप्लायर है, जब भी आप उसे ये सैंपल पेपर दे देते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं और उसे इस चीज को देखते हुए वो आराम से आपको फैब्रिक प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको भी मुश्किल नहीं होती है और इन सप्लायर्स के लिए भी आसानी हो जाती है। सो लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स that what is fabric sourcing, why it is important, what are the stages included in fabric sourcing. So let's move to our slides. Fabric sourcing is a crucial aspect of the textile and fashion industry that involves the process of finding and selecting materials for production. Here are detailed notes on fabric sourcing, its importance, and how to choose a fabric accordingly. Fabric sourcing overview. Fabric sourcing refers to the identification, evaluation, and procurement of fabrics and textiles needed for a specific project or product line. This process can involve various stages including research, supplier selection, negotiation, and quality control. The goal is to find the right materials that meet the design functionality and budget requirements of our project. तो जी हमने फैब्रिक सोर्सिंग का जो है वो ओवरव्यू देखा कि फैब्रिक सोर्सिंग में डिफरेंट स्टेजेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपने हाई क्वालिटी, आपने क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, कि आपके फैब्रिक की क्वालिटी किस टाइप की है, कोस्ट इफेक्टिव आपका फैब्रिक होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी रिसर्च, सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करते हो, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं कि जी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फैब्रिक ट्रेंड में जा रहा है, और अगर आप उस ट्रेंडी फैब्रिक को यूज करते हैं तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन यही होता है कि आपने अपने सप्लायर को सिलेक्ट करना होता है कि आपने जो आपको फैब्रिक प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको फैब्रिक जो आपको सप्लाई कर रहा है, वो बंदा या फिर वो शॉप या फिर वो फैक्ट्री ऑथेंटिक होनी चाहिए। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज इंपॉर्टेंस ऑफ फैब्रिक सोर्सिंग। क्वालिटी कंट्रोल. Sourcing high quality fabrics ensures that the final product meets customer expectations and maintains brand reputation. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस आ जाती है वो होती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से मतलब ये होता है कि आपका फैब्रिक जो है वो किस क्वालिटी का है। आपका फैब्रिक अगर हाई क्वालिटी फैब्रिक होगा तो फिर इससे आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी बनी रहेगी और आपके कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेंगे। Second one is cost efficiency. Effective sourcing can lead to cost savings by finding the competitive prices and minimizing the waste through optimized orders. कि आप जो भी फैब्रिक्स आप परचेज कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो कोस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, कोस्ट एफिशिएंट भी होनी चाहिए। कोस्ट एफिशिएंट से मतलब ये है कि अगर कोई फैब्रिक, अगर आपको पता है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल 3000 का मिल रहा है, तो अगर आपको जो सप्लायर आपका है वो आपको 5000 में दे रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपको महंगे दामों बेच रहा है, यानी आपको महंगा दे रहा है फैब्रिक।
तो फिर आपको रिसर्च के जरिए ही पता लग सकता है। मार्केट में जब आप सर्चिंग करते हैं, मार्केट सर्च करते हैं, उससे ही आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है कि कौन सा फैब्रिक जो है वो किस रेंज में आता है। Then our next point is sustainability. With growing awareness of environmental issues, sourcing sustainable fabrics can enhance our brand's image and appeal to unconscious consumers. Sustainability से मुराद ये है कि आपका जो फैब्रिक है वो आपने काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फैशन क्या होता है कि ऐसा फैब्रिक आप यूज़ करते हैं अपनी कलेक्शन, अपने डिज़ाइंस में जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। नंबर 4 इज ट्रेंड अलाइनमेंट। ट्रेंड अलाइनमेंट यही है कि आपने मार्केट सर्च के जरिए, मार्केट रिसर्च के जरिए जब आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जी ट्रेंड में कौन से फैब्रिक्स चल रहे हैं। तो फिर अगर आप उन ट्रेंडी फैब्रिक्स को अपने डिजाइन या अपने कलेक्शंस में यूज करेंगे तो वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके ब्रांड की रेपुटेशन में भी काफी इजाफा होगा। नंबर 5 इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अ वेल मैनेज सोर्सिंग प्रोसेस हेल्प्स ensure timely delivery and reduces production delays। तो नंबर 5 जो है वो आपका है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको अपने स्टॉक की मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डिजाइन लॉन्च किया है, ठीक है, और उसके पीसेस आपके पास जब आपने लॉन्च कर रहा है तो लॉन्च करते वक्त आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो था 10 पीसेस का, ठीक है। फिर आपके पास कुछ ऑर्डर्स आए और आपका स्टॉक जो है वो रह गया 3 पीसेस, आपके स्टॉक में जो है वो रह गए 3 पीसेस, 4 पीसेस। तो इस चीज का आपको मैनेज करना पड़ता है, इस चीज पे आपको फोकस रखना पड़ता है, इस चीज पे आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके स्टॉक में जो है वो कितने पीसेस अवेलेबल रह गए हैं, कितना स्टॉक आपके पास जो है वो रह गया है। अगर तो आप इस चीज का ध्यान रखते हैं और टाइमली अपने सप्लायर को, अपने फैब्रिक प्रोवाइडर को आप अलार्म दे देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि जी आपको और फैब्रिक की जरूरत है और स्टॉक की जरूरत है, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन टाइम है, जो आपका डिले टाइम है, वो काफ़ी जो है डिक्रीज हो जाता है। यानी आप काफ़ी कम टाइम में अपने कस्टमर्स को ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि आपने अपना फैब्रिक जो है वो किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आप चूज करते हो अपना फैब्रिक को। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। यानी आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपका जो भी आप डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं, कोई कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, एक ब्रांड में किसी में जॉब कर रहे हैं, तो आप फैब्रिक वहाँ का कैसे चूज करेंगे, वहाँ के प्रोजेक्ट को देखते हुए क्या आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसमें वही बात आ जाती है कि जी आपकी कलेक्शन की, आपके डिजाइन की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी को जब आप देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप को किस टाइप का फैब्रिक आप यूज करेंगे। फिर आ जाता है फैब्रिक की टाइप्स। जैसे कि मैंने पहले जिक्र कर दिया इस बारे में कि फैब्रिक की टाइप्स को आप देखते हैं कि जी फैब्रिक किस किस टाइप का अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा ट्रेंड में है और कौन सा फैब्रिक की कौन सी टाइप आप अपनी कलेक्शन में या अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर इवैल्यूएशन ये होता है कि आपने अपने सप्लायर्स को देखना होता है कि वो ऑथेंटिक है। आप मार्केट रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि ये सप्लायर जो है ये ऑथेंटिक है, ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा, ये कोई फेक सप्लायर नहीं है, ये एक ऑथेंटिक है। नंबर 4 इज कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि आपको जो आप फैब्रिक परचेज कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई फैब्रिक बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप उससे मिलता जुलता कोई फैब्रिक ले लें जो कि कॉस्ट फ्रेंडली हो, ठीक है। अगर आप ज्यादा कॉस्टली फैब्रिक की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके जो डिजाइन है उनकी रिटेल प्राइस जो है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपके ब्रांड के लिए भी मुश्किल हो सकती है। Number 50 is sustainability considerations. Look for suppliers who offer eco-friendly options such as organic or recycled fabrics to align with sustainable practices. Sustainability considerations यही है कि आप अपने ऐसे suppliers को देखें जो कि आपको environmental friendly fabrics provide करें, जिससे आपके environment में कोई खराबी पैदा ना हो। Number 6 is lead times and minimum orders. Discuss lead times and minimum order quantities with suppliers to ensure they meet your production schedule and budget constraints.
यानी आपको अपने सप्लायर से इस बात का यानी आपको अपने सप्लायर से जो है वो कनेक्शन में रहना चाहिए, ताकि आप उन्हें ये बताते रहें, ताकि आप उन्हें इस चीज़ की अपडेट देते रहें कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। आपके पास अगर मिनिमम स्टॉक रह गया है तो आप उन्हें अलार्म दे दें, उन्हें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्म कर सकें कि आपको वो फैब्रिक प्रोवाइड करें। और दूसरा ये कि आपका अगर बजट, आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना होता है इस चीज़ में, कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर आप अपने सप्लायर से बात करेंगे कि जी हमें कोई कोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बताएं, कोई कोस्ट इफेक्टिव जो है वो फैब्रिक प्रोवाइड करें जो कि हाई क्वालिटी में भी हो, एक अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक भी हो और कोस्ट इफेक्टिव भी हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्लाइड। In conclusion, fabric sourcing is a vital component of the textile industry that affects quality, cost, and sustainability. By understanding the importance of sourcing and following a strategic approach to selecting fabrics, brands can enhance their product offerings and maintain a competitive edge in the market. अगर हम इन तमाम चीज़ों को, अपने तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो उससे हमें यही अंदाज़ा होता है कि फैब्रिक सोर्सिंग जो है एक क्रूशियल पार्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स के लिए या फिर ब्रांड्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फैब्रिक पे ही ध्यान नहीं रखना होता है, फैब्रिक की टाइप को ही नहीं देखना होता है, बल्कि आपको कोस्ट को भी देखना होता है, आपको क्वालिटी को भी देखना होता है, आपको स्टॉक मैनेजमेंट को भी देखना होता है, आपको सप्लायर को भी देखना होता है, आपको अपनी ब्रांड रेपुटेशन को भी देखना होता है, आपको अपनी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को भी देखना होता है। आपको ये भी देखना होता है कि फैब्रिक जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है भी कि नहीं, इससे आपका इन्वायरमेंट जो है, आपका जो माहौल है वो खराब तो नहीं होगा, इससे आपके कस्टमर्स जो हैं वो अनसेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम स्टेजेस को, ये तमाम स्टेजेस जो है ये आपके फैब्रिक सोर्सिंग में इंक्लूड होते हैं और इन तमाम चीज़ों को आपको नज़र में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फैब्रिक सोर्सिंग क्या है और ये किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है, किस लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको आज के जो मैं आपको टास्क दूंगी वो यही है कि आप लोग इस तरह से एक सैंपल बनाना सीखें और इसकी प्रैक्टिस करें अपने घर में कि सैंपल पेपर आप कैसे बनाते हैं, फैब्रिक को कैसे चूज करेंगे, फैब्रिक की टाइप को कैसे, कलर्स को कैसे, कलर पैलेट कैसे बनाएंगे और अपना सैंपल पेपर कैसे रेडी करेंगे। सो दिस इज योर टास्क एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।